राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आप लोग का एग्ज़ाम था इकोनॉमिक्स का, आर्ट्स क्लास 11 2023 में। तो चलिए आंसर की मिला लेते हैं आप लोग। आप तो आंसर की आप लोग एक एक करके मिला लीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है। तो आर्थिक क्रिया मतलब जिससे पैसा उपार्जन हो सकता है, तो विद्यालय में पढ़ाना ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, टू टीच इन अ स्कूल। प्रश्न संख्या 2 में हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कि प्रश्न संख्या में लिखा गया है कि सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया गया है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। ये कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो ये कथन जो है वो एडम स्मिथ का है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न में दिया गया है कि द्वितीयक आंकड़ा का एक स्रोत है इंटरनेट और पत्रिका, यानी 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो पाँचवा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा होता है। तो ये हो जाता है भारत की जनगणना के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर छठा में लिखा हुआ है कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 7 में आपको दिया गया है कि आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समय। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दंडालेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सतत और विविक्त दोनों चर के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं तो आपको एक प्रश्न आपको पूछा गया है मीडियन से रिलेटेड। व्हाट इज़ मीडियन ऑफ डेटा। 12, 13, 8, 9, 11, 14, 25 दिया हुआ है। मीडियन को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, तो मीडियन आप कैलकुलेट करते हैं m = n+1/2 आइटम आप लिखते हैं। ठीक है ना। तो n का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेटा दिया हुआ है। तो 7+1/2, तो यानी 8 का अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 4th आइटम होता है। तो 4th आइटम जो वैल्यू होगा, तो मीडियन अगर है तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे अच्छा रहता है कि आप असेंडिंग यानी छोटा से बड़ा में आप अरेंज कीजिए। तो सबसे पहला डिजिट आपका क्या होगा, 8 होगा, यानी सबसे पहला डिजिट 8 है। दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। तो आपको चौथा नंबर चाहिए। ठीक है, 1, 2 हो गया। तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका हो जाएगा 11, और चौथा नंबर पे आपको क्या हो जाएगा 12। ठीक है ना। तो ये चौथा नंबर आपका हो गया 12। तो आपका चौथा आइटम पूछा गया था, तो चौथा आइटम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं हम लोग कि सर्वाधिक बारंबारता वाला चर क्या कह रहा था। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 11 नंबर में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन यानी माध्यिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर आगे बढ़े तो 12 नंबर में आपको दिया गया है कि रेंज मतलब परास या इसी को विस्तार बोलते हैं। ठीक है, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट आपको पूछता है तो L-S और L+S होता है। तो इसीलिए आपको रेंज यहाँ पर पूछा गया है, तो L-S यानी लार्जेस्ट वैल्यू इसका देख लीजिए क्या है। लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो आपका 200 है, तो लार्जेस्ट वैल्यू 200 लिख दिया। और स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर यहाँ देख ले तो वो है 15। तो यहाँ 200 में से 15 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 185 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 की ओर आगे बढ़े तो प्रश्न संख्या 13 में आपको क्या दिया हुआ है देख लेते हैं कि माध्य विचलन का मान निम्नतम होगा यदि इसकी गणना डैश से की जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्यिका। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया कि यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 32 तथा समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन आपका 100 है, तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको पूछा गया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको अगर निकालने के लिए बोला जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय
एरिथमेटिक मीन इंटू 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है कितना, 32 दिया हुआ है, और मीन आपको दिया हुआ है 100, यानी आप 100 लिख दीजिएगा इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 32% आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे, व्हाट इज़ रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो जब भी कोएफिशिएंट कोरिलेशन आप निकालते हैं तो उसका आंसर आपका या तो आएगा पॉजिटिव में या आएगा आपका नेगेटिव में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा या तो +1 और -1 के बीच में आपका रहता है, ठीक है, +1 और -1 के बीच में रहता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और एक आपको प्रश्न दिया गया है 16 नंबर में कि यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। ऋणात्मक अगर है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही हो जाएगा। 17 नंबर में आपको पूछा गया कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है, तो ये स्पेयरमैन को जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 18वें प्रश्न देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो ये हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे। 19वें प्रश्न में लिखा गया है कि पासे की कीमत सूचकांक में किसे भार का रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो भार तो हम लोग उसको बोलते हैं, क्वांटिटी को बोलते हैं, ठीक है, क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो है पासे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी जो है इसका, इसमें क्या पूछा गया था, भार मतलब क्वांटिटी। तो ये Q1 है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। और ये प्राइस ऑफ करेंट ईयर है, ये प्राइस ऑफ बेस ईयर है। जिसमें 0 लग जाता है वो बेस होता है, और जो इसमें 1 लग जाता है वो करेंट होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 20वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स सबसिस्टेंस। तो ये 20वां नंबर प्रश्न में आपको दिया गया, निम्नलिखित में से किस सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 21वां नंबर पे आगे बढ़ते हैं तो बर्नियर किस देश की यात्री था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 22वें प्रश्न पे हम लोग अगर आगे बढ़े तो 22वें प्रश्न में लिखा गया है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 23वें प्रश्न, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, यानी 12वीं थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 24वें प्रश्न पे देख ले तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो जुलाई 1991 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो समृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो समृद्धि से यहाँ पर जो दिया गया है इनमें से सभी, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 26वें प्रश्न पर देख लेते हैं कि औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। तो ये हो जाएगा औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। तो 1956 बोला गया है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 27वें प्रश्न पे अगर आगे बढ़े हम लोग तो 27वें प्रश्न में लिखा गया निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है। अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो उसका उदाहरण कौन सा नहीं है, वो है आयकर यानी इनकम टैक्स। ये बाकी सब जो दिया गया है सब इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 28वें प्रश्न पर निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 29वें नंबर पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 30वें नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है। तो मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है सड़क निर्माण में निवेश। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 31वें नंबर पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी निम्नलिखित में से किस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 32वें प्रश्न पे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 32वां प्रश्न लिखा गया था निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारक कौन सा है।
तो ये निर्धनता का कारक सभी है, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 33वां प्रश्न में तनवा किस राज्य में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही एक परियोजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 33वां का। 34वें प्रश्न में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आती है? तो बागवानी में क्या नहीं आता है? चावल का उत्पादन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 35वें प्रश्न पे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 35वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वनियोजित है? तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वनियोजित, मतलब यहाँ हो जाएगा सीमेंट दुकान का मालिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 36वें प्रश्न पे क्या लिखा गया है? 36वें प्रश्न पे दिया गया है कि ईंट निर्माण के कार्य में कार्यरत व्यक्ति को रोजगार को क्या कहा जाता है? दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 37वें प्रश्न पे देख लेते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 38 पे लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य के निर्धारक का सूचकांक नहीं है? ठीक है, तो सूचकांक नहीं है वो कौन सा? साक्षरता दर है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 39वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो लिखा गया है कि जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न यानी 40वां प्रश्न देख लेते हैं। 40वां प्रश्न में लिखा गया है निम्नलिखित में से किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 40 प्रश्न हम लोग मिला लिए। उम्मीद है आप सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा। 40 में 40 आप लोग सही किए होंगे। इकोनॉमिक्स का आपका एग्ज़ाम था। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर इसलिए करें ताकि सही आंसर की सभी को पता चले। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।